नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। उत्तर प्रदेश आपको सीधे लिए चलते हैं, जहां आम आदमी पार्टी ने आज हिंदुत्व के धमाकेदार अंदाज के साथ मिशन यूपी का आगाज किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह अयोध्या में साधु संतों के बीच पहुंचे। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अयोध्या के बड़ाघाट सीता दरबार के पीठाधीश्वर जन्मेजय शरण से मुलाकात की, मंदिर में दर्शन किया, पंगत में बैठकर खाना खाया। मनीष सिसोदिया ने साधुओं की तरह माथे पर चंदन का लेप भी लगाया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। और अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं गुजरात, जहां भूपेंद्र पटेल ने मुख्यमंत्री पद की अब से थोड़ी देर पहले शपथ ली। હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત भूपेंद्र पटेल ने आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। कल विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी थी। कल से ही आज दोपहर तक बधाइयों और मुलाकातों का दौर चलता रहा और अब से थोड़ी देर पहले गुजरात राजभवन में उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह समेत कई केंद्रीय मंत्री और बीजेपी शासित 3 राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। शपथ ग्रहण से पहले भूपेंद्र पटेल ने गुजरात बीजेपी के नेताओं से भेंट की, मंदिरों में पूजा पाठ किया। देखिए ये रिपोर्ट। હું ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે तालियों की बधाइयों और शुभकामनाओं के दौर के बाद आज भूपेंद्र पटेल औपचारिक तौर पर गुजरात के सरदार बन गए। राजभवन में हुए समारोह में राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने भूपेंद्र पटेल को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ભૂપેન્દ્રભાઈ રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરને નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવીશ गुजरात बीजेपी के लिए बेहद अहम राज्य है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों की कर्म भूमि लंबे अरसे तक यही प्रदेश रहा है, लिहाजा यहाँ की हर सियासी हलचल बीजेपी के लिए अहम होती है। चुनाव से ठीक पहले हुए नेतृत्व परिवर्तन और भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर को लेकर भी यही बातें कही जा रही हैं। बात की गंभीरता के मुताबिक ही आज शपथ ग्रहण की तस्वीर भी दिखी। खुद गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। शाह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और 3 बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री भी भूपेंद्र पटेल की ताजपोशी के गवाह बने। भूपेंद्र पटेल कुर्सी दौड़ के वो खिलाड़ी निकले जिनके नाम की चर्चा तक नहीं थी, लेकिन जब दौड़ शुरू हुई
तो वो दशकों का सफर उन्होंने पलक झपकते ही तय कर लिया। उनके नाम पर जितनी हैरत दूसरों को हुई, शायद उससे ज्यादा खुद उन्हें हुई होगी। सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद मानता हूँ। मेरे पर जो विश्वास रखा है, वो विश्वास को बिना टूटे हुए विकास के जो काम बाकी है वो आगे बढ़ाएंगे। भूपेंद्र पटेल के परिवार की खुशी भी सातवें आसमान पर है। जब खुद पटेल ही किस्मत के इस रुख से अनजान थे, तो परिवार के लिए तो जैसे करिश्मा ही हो गया। घर के लोग कह रहे हैं कि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि गुजरात का भावी मुख्यमंत्री उनके घर पर ही मौजूद है। किस्मत और भगवान जब ऐसे छप्पर फाड़कर मेहरबान हों, तो धन्यवाद करने में कंजूसी कैसी। लिहाजा भूपेंद्र पटेल आज सुबह घर से निकले तो शपथ ग्रहण से पहले रास्ते में जितने भी मंदिर आए, सबके दर पर सिर झुकाते गए, ईश्वर के सामने हाथ जोड़े और संतों से भी आशीर्वाद लिया। वैसे माना यह जा रहा है कि सत्ता हाथ में आने के बाद भी पटेल को पूजा पाठ ऐसे ही जारी रखना होगा, क्योंकि गुजरात में कुछ खास करने के लिए उनके पास न वक्त है न मौका। उनका सबसे बड़ा लक्ष्य चुनाव से पहले गुजरात की जनता के दिलो दिमाग से रूपाणी सरकार की छाप को धुंधला करना है, ताकि नाराजगी भूलकर वोटर एक बार फिर मोदी और शाह के नाम पर वोट डालने निकले। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। और शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भूपेंद्र पटेल का परिवार भी मौजूद था। इस मौके पर आज तक संवाददाता गोपी गांगर ने परिवार के लोगों से खास बात की। नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की जो तैयारियां है वो शुरू हो चुकी है। लगभग यहाँ पे जब 2:20 पर ये शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी, उससे पहले उनका जो पूरा परिवार है वो यहाँ पे आया हुआ है। उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी जो बेटे की बहू है, छोटी सी जो बच्ची आपको दिख रही है, ये उनकी पोती है और पूरा परिवार यहाँ पे उनकी बेटी के साथ यहाँ पे ये पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भूपेंद्र पटेल जो कि अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पे बैठा हुआ है और वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। कोशिश करते हैं उनकी पत्नी से बात करने की कि वो क्या कहती है। मैम, ये बताइए कैसा लगा आपको जब आपने पहली बार सुना था कल? बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई थी जब पहली बार हमने सुना नहीं तो हमको एक्साइटमेंट थे कि कैसे हुआ। आपको यकीन हो रहा है कि मतलब आपने कभी सोचा था कि मुख्यमंत्री होंगे? नहीं सोचा था, लेकिन वो जो कामगिरी जो करते थे ना, इससे ऐसा था कि पार्टी कुछ तो जवाबदारी देंगी, बाकी यकीन नहीं था कि इतनी मोटी जवाबदारी देगी है। कैसे ये खबर कैसे मिली आपको? टीवी के न्यूज देखती थी तब मेरे को मालूम हुआ। बिल्कुल, टीवी पे उन्हें ये खबर मिली, यकीन नहीं हो पा रहा था उनको कि इतनी बड़ी खबर उन तक पहुंचेगी। और जो उनके परिवार के दूसरे सदस्य हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनके बेटे सब यहाँ पे उपस्थित है, उन्हीं से बात करते हैं। अनुज, ये बताइए क्या कहेंगे, आज शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, कितने खुश है? परिवार वालों का क्या कहना है? बहुत खुश है और बहुत आनंद है। क्या उम्मीद रखते हैं अब गुजरात को किस और ले जाएंगे भूपेंद्र भाई? वो जो काम करते आए हैं और वो आगे बढ़ेगा और सभी को साथ में लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बिल्कुल, सबको साथ में लेके आगे बढ़ेंगे, यही उम्मीद रखते हैं परिवार के सदस्य। आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची जो है वो उनकी पोती है, उससे भी बात करते हैं। बेटा, दादा के लिए क्या कहेंगी आप? दादा के लिए कुछ कहेंगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं ये छोटी सी बच्ची है जो उनके बेटे की बेटी है और उनका ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे मौजूद है। उनकी बेटी भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? उम्मीद थी कि इस तरीके से अचानक से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी मिल जाएगी? नहीं, बिल्कुल उम्मीद तो नहीं थी, डिजर्विंग थे शायद, पर बहुत खुश है सब। ये बताइए कि जब खबर मिली तो कैसे मिली आप लोगों को? कहीं पे अंदाजा था? नहीं, अंदाजा नहीं था। रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के फोन आने लगे तब पता चला।
बिल्कुल, रिलेटिव्स और फ्रेंड के फोन आए तब उन्हें पता चला कि उनके पिताजी जो है वो अब गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरा परिवार जो है वो यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच चुका है। 2:20 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। कैमरामैन साजिद आलम के साथ गोपी घांगर, गांधीनगर, आज तक। और भूपेंद्र पटेल ने आज से गुजरात के राजकाज औपचारिक तौर पर आज उसे संभाल लिया, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले ही वो अपने राज्य की समस्याओं को लेकर खासे फिक्रमंद दिखे। जामनगर और जूनागढ़ में मूसलाधार बारिश से सैलाब आया है। पटेल ने शपथ का इंतजार किए बगैर ही राहत और बचाव का एक्शन शुरू किया। एक तरफ गुजरात के नए मुखिया की ताजपोशी हो रही थी, तो दूसरी तरफ गुजरात का एक इलाका बाढ़ से जूझ रहा था। राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही भूपेंद्र पटेल का सामना सैलाब से हो गया। ये जामनगर की तस्वीरें हैं। मूसलाधार बारिश ने चंद घंटों में पूरे जिले को डुबो कर रख दिया। क्या हाईवे, क्या सड़कें, क्या मोहल्ले, क्या मकान, क्या बिजली के पोल, क्या अंडरपास, क्या बस, क्या ट्रक, सब कुछ पानी में समा गया। अचानक आए इस भयंकर सैलाब से जामनगर में अफरा तफरी मच गई। कॉलोनी का हाल देखिए, गली नुक्कड़ों पर छाती तक पानी आ गया है। डूबते घरों से जान बचाने के लिए लोगों के पास रास्ता भी नहीं बचा। मजबूरन पानी में डूबकर ही भागना पड़ा। एक मकान की छत से ली गई इन तस्वीरों को देखिए। सड़क पर छाती तक पानी में खड़े लोग आगे बढ़ने की जद्दोजहद में हैं। मकान की छत तक पानी पहुंच गया तो छत पर शरण लिए लोगों को वहां से भी भागना पड़ा। प्रशासन की मदद तब तक नहीं पहुंच पाई थी तो लोगों ने एक मकान से दूसरे मकान की छत पर रस्सियां बांधकर ही निकलने का रास्ता बनाया। रस्सी के नीचे एक शख्स पुल के खंभे की तरह खड़ा था। उधर से लोगों ने हाथ पकड़कर आगे बढ़ाया और इधर छत पर खड़े लोगों ने दूसरा हाथ पकड़कर खींचा। इसी तरह महिला समेत कई लोगों को निकाला गया। जामनगर में मची इस अफरा तफरी की खबर भूपेंद्र पटेल को सुबह ही मिल गई। शपथ ग्रहण और औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री बनने में अभी कुछ घंटे बाकी थे, लेकिन इंतजार का वक्त नहीं था। लिहाजा भूपेंद्र पटेल शपथ से पहले ही एक्शन में आ गए। भूपेंद्र पटेल ने जामनगर के कलेक्टर से फोन पर बात की। कलेक्टर को तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने को कहा। जामनगर के 3 गांव में हालात ज्यादा बिगड़ने की खबर थी। भूपेंद्र पटेल के फोन के बाद रेस्क्यू टीम फौरन मौके पर पहुंच गई। मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण करने से पहले ही भूपेंद्र पटेल ने अपना काम शुरू कर दिया। जामनगर में देर रात से हुई बारिश की वजह से करीब 3 गांव पूरी तरीके से जलमग्न हो गए, जहां पे 35 लोग पानी के अंदर फंस गए थे। तो भूपेंद्र पटेल ने जामनगर कलेक्टर से बात कर उन लोगों को रेस्क्यू जल्द से जल्द कर पाए, इस तरीके की व्यवस्था करने के आदेश दिए। अहमदाबाद से भावी सीएम का फोन जैसे ही जामनगर पहुंचा, पूरा प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। कई बोट और रेस्क्यू टीमें प्रभावित इलाकों की ओर रवाना कर दी गई और फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाने का मिशन शुरू हो गया। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। लगभग 2.5 दशक तक भारतीय जनता पार्टी ने किसी पाटीदार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन अब सियासी समीकरण ने एक बार फिर केशुभाई के बाद एक पाटीदार कार्ड बीजेपी को खेलना पड़ा। आखिरकार बीजेपी ने गुजरात में खेला पाटीदार दांव। पाटीदार नेता को मिली सीएम की कुर्सी। 2022 के लिए बीजेपी का पाटीदार दांव। मुख्यमंत्री बदला, अब मंत्रिमंडल में भी दिखेगा बड़ा उलटफेर। गुजरात में बीजेपी ने नए मुख्यमंत्री का ऐलान किया। भूपेंद्र पटेल के नाम पर मुहर के साथ ही साफ हो गया कि बीजेपी इस बार पाटीदार वोट को पूरी तरह से अपनी ओर खींचना चाहती है, जो लगातार बीजेपी से दूर जा रहे हैं।
भूपेंद्र पटेल करवा पाटीदार समुदाय से आते हैं, जहां बीजेपी को पिछले चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। गुजरात में करीब 20 से 22% पाटीदार वोटर हैं, जिसमें करवा पटेल 60% और लेउआ पटेल 40% हैं। 2017 विधानसभा चुनाव की बात करें तो करवा पटेल के 27% वोट कांग्रेस के खाते में गए थे। ये आंकड़ा पिछली बार से 18% ज्यादा है। वहीं बीजेपी को इस समुदाय के 10% वोट कम मिले हैं, जो घटकर 68% पर पहुंच गया। कांग्रेस को पिछले चुनाव के मुकाबले लेउआ पटेलों की 31% ज्यादा मत मिले, जो 46% तक पहुंच गया। लेकिन बीजेपी को 12% वोट का नुकसान हुआ, उसे लेउआ पटेल के 51% वोट मिले। करवा पटेल की संख्या न केवल ज्यादा है, बल्कि हार्दिक पटेल भी इसी समुदाय से आते हैं। पाटीदार समुदाय की नाराजगी का मुद्दा लेकर हार्दिक पटेल गुजरात के सियासी मैदान में उतरे थे, जहां कांग्रेस के साथ उन्होंने हाथ मिलाया, जिसका असर बीजेपी के वोट बैंक पर भी पड़ा। ऐसे में पाटीदार की नाराजगी लगातार बीजेपी की टेंशन बढ़ा रही थी। बीजेपी ने विजय रूपाणी को सीएम बनाया था, जो कि जैन बनिया समाज से आते हैं। बीजेपी को लगता था कि वो पाटीदार की नाराजगी को दूर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इसका असर गुजरात के चुनाव परिणाम में साफ देखने को मिला। 2012 के चुनाव में जहां बीजेपी को 115 सीटों में जीत मिली थी, वहीं 2017 के चुनाव में बीजेपी दहाई के आंकड़े में सिमट गई, जहां उसे 99 सीटों में जीत हासिल हुई। इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को मिला। इससे पहले पाटीदार की नाराजगी को दूर करने के लिए मोदी सरकार पाटीदार नेता मनसुख मंडाविया को गुजरात से केंद्र में लाए, जहां उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय जैसा अहम विभाग दिया गया। इसके अलावा एक और पाटीदार चेहरा पुरुषोत्तम रूपाला को गुजरात से दिल्ली लाकर पशुपालन और डेयरी मंत्रालय सौंपा गया। हालांकि इस बार सीआर पाटिल ने पाटीदार होने की वजह से सीएम बनने की बात से इनकार कर दिया। कोई एवा कारणोसर कोई नियुक्ति भारतीय जनता पार्टी में थती नहीं। कार्यकर्ताओं एनो मोरल एनी काम करनी पद्धति ए कार्यकर्ताओं साथे लेवाना लोकोमां एनी इमेज आ बधा सरवाळा करीने पछी निर्णय लेवातो होय छे, एना आधारे निर्णय लेवामां आवे छे। ऐसे में बीजेपी ने पूरी गणित बदली और पाटीदार नेता को सीएम की कुर्सी पर बिठाया, जहां पार्टी की पूरी कोशिश पाटीदार समुदाय की नाराजगी को दूर करना है। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। एन चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलना बीजेपी का अलग सियासी अंदाज बन गया है। वजह इसकी एक भी है, जो जिता सके उसी को कमान सौंप दी जाए। 12 महीने में 5 मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों में बदल दिए गए हैं। इन बदलावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस कार्यशैली एक तरह से साफ झलक इसकी दिखती है, जिसमें उम्मीदों की कसौटी पर खरा उतरना सबसे बड़ा पैमाना माना जाता है। राज्य कोई भी हो, चेहरा कोई भी हो, पीएम मोदी की पॉलिटिक्स का मूल मंत्र है रिजल्ट। कमान उसी के हाथ में होगी जिसका काम बोलेगा, जिसके पास जनता का साथ होगा और जिसका नाम चुनाव में बीजेपी की जीत की गारंटी होगा। वरना चाहे सिर पर चुनाव हो, बीजेपी नेतृत्व में बदलाव से पीछे नहीं हटेगी। हाल में कई राज्यों में बीजेपी पीएम मोदी के इस फॉर्मूले पर चलकर कई सीएम बदल चुकी है। यही वजह है कि अब सबसे ज्यादा चर्चा बीजेपी के नेतृत्व परिवर्तन वाले उस फॉर्मूले की हो रही है, जिसके चलते हाल में कुछ राज्यों में मुख्यमंत्रियों को अपना पद छोड़ना पड़ा है। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बदलने की सबसे ज्यादा उठापटक उत्तराखंड में देखने को मिली, जहां प्रदेश की जनता ने 6 महीने के भीतर 3 सीएम देख लिए। मार्च महीने में त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई, लेकिन तीरथ सिंह रावत बमुश्किल 4 महीने ही सीएम की कुर्सी पर रह पाए। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री बनाया गया। उधर दक्षिण में भी बीजेपी के ऐसे ही बदलाव के चलते येदियुरप्पा को कुर्सी गंवानी पड़ी। कर्नाटक में काफी समय से नेतृत्व में बदलाव की चर्चा थी और कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरा होने के मौके पर येदियुरप्पा को अपना पद छोड़ना पड़ा। असम में भी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी ने सीएम पद का चेहरा बदलकर हेमंत बिस्व शर्मा को कमान सौंप दी थी। ये पीएम मोदी का सीधा पैमाना है, कसौटी है उम्मीदों पर खरे उतरने की।
वरना गद्दी ज्यादा दिन रहने वाली नहीं। हालांकि कई विरोधी इस रणनीति को लेकर बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं। अगस्त में आरएसएस और बीजेपी का गुप्त सर्वे चौंकाने वाला था। कांग्रेस को 43% वोट और 96 से 100 सीट, बीजेपी को 38% वोट और 80 से 84 सीट, आप को 3% वोट और 0 सीट, मीम को 1% वोट और 0 सीट और सभी निर्दलीय को 15% वोट और 4 सीट मिल रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएम बदलने से पार्टी पर आने वाले चुनाव का खतरा पूरी तरह खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अंतिम फैसला सूबे के सियासी समीकरण को ध्यान में रखकर लिया जाता है, ताकि बदलाव के साथ चुनाव में पार्टी की जीत की राह आसान हो सके। अहमदाबाद में गोपी मनियार के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।